नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन गेहूं के बारे में, वीट के बारे में पढ़ रहे थे और आज वीट का दूसरा लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहले लेक्चर के अंदर अपन ने बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है गेहूँ से संबंधित अपन ने बात की थी और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अपन ने देखी थी। उसमें से एक पॉइंट अपन ने वहाँ पर गेहूँ के केस में देखा था, काला गेहूँ यानी कि ब्लैक वीट की वहाँ पे अपन ने बात की थी। काला गेहूं की अपन ने बात की थी, काला गेहूं ब्लैक वीट। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी महत्वता है, ये अपन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। और बेसिकली ये काला गेहूं जो है वह विकसित किया गया है किसके द्वारा? नाबी। नाबी नाम का एक संस्थान है। नाबी इट मीन्स द नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर है? मोहाली। कहाँ पर है? मोहाली के अंदर है। और मोहाली कहाँ पर है? पंजाब में। तो मोहाली पंजाब में नाबी नाम का संस्थान है, उसने काला गेहूं विकसित किया है। इसके बारे में मैं आपको अतिरिक्त चीज ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि जो नाबी मोहाली पंजाब के अंदर है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई 18 फरवरी 2010 के अंदर हुई है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन शुरुआत करते हैं आगे गेहूं के बारे में, जो अपने को डिस्कस करना है। और वो डिस्कस करेंगे आज अपन गेहूं का सबसे पहला जलवायु, कि किस प्रकार की जलवायु जो है गेहूं की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो सबसे पहले जलवायु पढ़ने से पहले नॉर्मली अपने को यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि जो वृद्धि जो होती है ज्यादातर शस्य फसलों या अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं गेहूं की, तो इस केस में जो इसकी वृद्धि जो होती है वह कैसी होती है? वृद्धि या ग्रोथ की बात करते हैं। तो वृद्धि जो होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की जो वृद्धि होती है जिसे बोलते हैं अपन वानस्पतिक वृद्धि। वानस्पतिक वृद्धि अर्थात वेजिटेटिव ग्रोथ। और दूसरी बोलते हैं अपन प्रजनक वृद्धि। प्रजनक वृद्धि अर्थात रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो वृद्धि जो होती है पौधे में दो प्रकार की होती है, वानस्पतिक वृद्धि और प्रजनक वृद्धि। वानस्पतिक वृद्धि से तात्पर्य यह है कि उस पौधे का अंकुरित होना, उसके तने का निर्माण होना, शाखाओं का निर्माण होना, पत्तियों का निर्माण होना, वह सारा वानस्पतिक वृद्धि के अंदर आता है। लेकिन जब पौधे के अंदर पुष्पन व फलन की जो प्रक्रिया होती है, पुष्पन व फलन की जो प्रक्रिया होती है, इट मीन्स द फ्लोवरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लोवरिंग एंड फ्रूटिंग की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, उसे अपन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या प्रजनक वृद्धि के रूप में जानते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि पुष्पन और फलन के अलावा जो भी वृद्धि पौधे के अंदर होती है वे सारी वानस्पतिक वृद्धि कहलाती है। और उसके बाद जो पुष्पन और फलन होता है वह प्रजनक वृद्धि कहलाता है। अब ये वानस्पतिक और प्रजनक वृद्धि कब होती है उसके आधार पर पौधे जो हैं वापस दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला आता है आपका डिटरमिनेट ग्रोथ। डिटरमिनेट ग्रोथ, निश्चितकारी वृद्धि। पहला आता है निश्चितकारी वृद्धि, ये अलग प्रकार है। दूसरा आता है अनिश्चितकारी वृद्धि, इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इट मीन्स द अनिश्चितकारी वृद्धि। तो पौधों में वृद्धि वैसे दो प्रकार की है, वानस्पतिक और प्रजनक। लेकिन ये कब हो रही है, कब उस पौधे के अंदर होती है, वेन अकर, उसके आधार पर वृद्धि वापस दो प्रकार की होती है, निश्चितकारी और अनिश्चितकारी। तो इसमें अगर अपन देखें कि निश्चितकारी और अनिश्चितकारी में क्या डिफरेंस होता है, तो निश्चितकारी का मीनिंग ही यहाँ पे निकलता है कि वह वृद्धि जो निश्चित होती हो, डिटरमिनेट यानी कि जो फिक्स्ड होती हो। तो निश्चितकारी वृद्धि में क्या होता है कि पहले पौधे में कौन सी होती है? पहले पौधे में वानस्पतिक वृद्धि होगी, पहले वानस्पतिक वृद्धि होगी। उसके बाद उस पौधे में क्या होगी? प्रजनक वृद्धि देखने को मिलती है। इट मीन्स द वेजिटेटिव ग्रोथ फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अगर ऐसा केस है तो उस वृद्धि को अपन क्या कहेंगे? निश्चितकारी वृद्धि कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादातर जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं, ज्यादातर जो शस्य फसलें होती है उसमें जो वृद्धि पाई जाती है वह निश्चितकारी ही होती है, यानी पहले वानस्पतिक वृद्धि होती है, उसके बाद उसमें प्रजनक वृद्धि होती है। दूसरा आता है अनिश्चितकारी या इनडिटरमिनेट, यानी कि जिसमें कोई फिक्स नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा? वानस्पतिक के साथ ही वानस्पतिक वृद्धि के साथ ही प्रजनक वृद्धि का होना। इट मीन्स द रिप्रोडक्टिव एज वेल एज वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों ही साथ साथ होती हो।
तो उसे अपन अनिश्चितकारी या इनडिटर्मिनेट कहते हैं। एग्रोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखें तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप इसके अंदर आती है, तो जिसमें एक मुख्यतः आती है मूंगफली, ग्राउंडनट, देन आती है आपकी सोयाबीन, ये जो है इनडिटर्मिनेट के एग्जाम्पल के अंदर आएंगे। लेकिन मैक्सिमम आपकी कौन सी होती है एग्रोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी निश्चितकारी या डिटर्मिनेट के अंदर आती है। जैसे अपन गेहूं पढ़ रहे हैं तो गेहूं आपका किस में जाएगा, आपका निश्चितकारी में जाएगा, यानी कि गेहूं के अंदर पहले वानस्पतिक वृद्धि होगी और उसके बाद प्रजनक वृद्धि इसके अंदर होती है। तो इतनी सारी बात मैंने क्यों की, ये इसलिए कि अपने को जलवायु समझनी, तापमान समझना है, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा महत्व वहां पे अदा करेगी। तो कैसे क्या होगा वो अगर अपन यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं गेहूं की बात कर रहे हैं, और बेसिकली गेहूं की जो अपन बात कर रहे हैं, गेहूं की बुआई जो है अपन अगेती या मध्यम या पछेती अलग अलग सीजन के अनुसार होते हैं, लेकिन एक नॉर्मली अगर अपन समय मानते हैं तो नवंबर महीने के अंदर इसकी बुआई कर ली जाती है। और नवंबर के बाद आप जानते हो दिसंबर माह आता है, दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद जनवरी आता है, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल। इस प्रकार से ये मंथ के नाम तो आपको पता ही है। अब अपने को याद रखना है जलवायु और तापमान की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अपने को इतना तो आइडिया ये है कि नवंबर में कैसा मौसम रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, दिसंबर में कैसा रहेगा, मार्च में कैसा रहेगा, ये हल्का फुल्का अपने को ध्यान है। तो उसी चीज को अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन कह रहे हैं कि गेहूं के अंदर जो सबसे पहले जो वृद्धि होती है वो वृद्धि कौन सी होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है। पहली वृद्धि कौन सी होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है, और उसके बाद उसमें वृद्धि होती है, दैट इज द प्रजनक वृद्धि होती है। वानस्पतिक वृद्धि होती है, उसके बाद उसमें प्रजनक वृद्धि होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ पहले होगी और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बाद में होगी। तो अपन कह रहे हैं वानस्पतिक वृद्धि गेहूं में पहले होती है, तो पहले कब होगी, जब उसकी बुआई करेंगे, उसका अंकुरण होगा, उसमें तने का निर्माण होगा, शाखाओं का निर्माण होगा, पत्तियों का निर्माण होगा, तो वही तो पहले हुआ। तो ये सारी प्रक्रियाएं कब होगी, जैसे नवंबर में आपने बुआई की तो नवंबर महीने के अंदर उसका अंकुरण हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा, पौधा बाहर निकल जाएगा, उसके बाद उसमें शाखाएं बनेगी, कल्ले फूटेंगे, है ना, पत्तियां बनेगी, उसके बाद वह अपनी वृद्धि को कर रहा होगा। तो यहां पे अगर अपन देखें नवंबर, दिसंबर, जनवरी और इवन आप आधा फरवरी भी मान लो, तो यहां तक पौधे के अंदर क्या हो रही होगी, वानस्पतिक वृद्धि हो रही होगी। लेकिन फरवरी के बीच में या अंत में से लगाकर आपके अप्रैल 1 तक जो ड्यूरेशन होगा, उसके दौरान उसमें प्रजनक वृद्धि हो रही होगी। प्रजनक वृद्धि से तात्पर्य क्या निकलता है यहाँ पर, प्रजनक वृद्धि से तात्पर्य यहाँ पे निकलता है कि इसमें पुष्पन हुआ होगा, पहले पुष्पन होगा और उन्हीं पुष्पों से फलन होगा, यानी कि दाने का निर्माण होगा। ये आप समझ गए होंगे कि पौधा शुरुआत में अपनी वानस्पतिक वृद्धि कर रहा था, जब उसकी वानस्पतिक वृद्धि पूर्ण हो चुकी थी तो उसके बाद वह अपनी प्रजनक वृद्धि कर रहा था। तो अब यहां पे आप मौसम को देखिए, यहां पर किस प्रकार की जलवायु यहां पे बन रही है। तो बेसिकली अगर बात करें, अपन बात करें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर इन महीनों की बात करें और कंपैरिजन करें फरवरी, यानी कि 15 फरवरी के बाद से मान ले आप, 15 फरवरी से अप्रैल 1 वीक तक मान ले, अगर इन महीनों का कंपैरिजन इन महीनों से किया जाएगा तो क्या महसूस होता है वो देखिए आप, कि भाई दिसंबर माह हो गया, मार्च महीना हो गया, तो बेसिकली डिफरेंस क्या आएगा तापमान का, कि तापमान क्या होगा, दिसंबर महीने या जनवरी महीने के अंदर तापमान क्या होगा, कम होता है, किसकी अपेक्षा, मार्च और अप्रैल की अपेक्षा। तो यहां पे तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो यानी कि तापमान कम है तो कैसी जलवायु होगी, ठंडी जलवायु। कैसी होगी, ठंडी जलवायु, ठंडी जलवायु होगी, यानी कोल्ड क्लाइमेट वहां पे रिक्वायर्ड होगा। तो यानी कि अपन कह सकते हैं पौधे में वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। ठीक इसी प्रकार से प्रजनक वृद्धि जब तापमान अधिक है मार्च अप्रैल में, तो अपन कहेंगे गर्म जलवायु, यानी कि हॉट वेदर। तो ये इसको याद रखने का तरीका है, तो ऐसा समझ के अपन याद रख सकते हैं। बाकी रटने से तो आप सारी चीज रटोगे, लेकिन इतना रटना नहीं है, अपने को यही कॉन्सेप्ट हर फसल के केस में लागू करना है और उसके बारे में जलवायु और तापक्रम का अपन अंदाज वहां पे लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया, एक भाई पहले वानस्पतिक होगी फिर प्रजनक होगी, तो वानस्पतिक के दौरान जलवायु कैसी चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए, है ना, ठंडी या नम भी कह सकते हैं क्योंकि मॉइस्चर वहां पे रहता है। उसके बाद गर्म और शुष्क भी बोल सकते हैं क्योंकि मॉइस्चर उस समय कम रहता है, तो ऐसी जलवायु चाहिए। इसके बाद यहाँ पे तापक्रम का भी एक इशू यहाँ पर आता है। तापक्रम का केस भी आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तापमान का केस अपन देखते हैं, टेम्परेचर का केस देखते हैं। और गेहूं के केस में टेम्परेचर को याद करने के लिए दैट इज द GTGR, एक ट्रिक जो है अपन आगे चल के अभी देखेंगे। GTGR, फर्स्ट जी यानी होता है जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, फर्स्ट जी यानी कि जर्मिनेशन, अंकुरण,
देन सेकंड वन T मीन्स द टिलरिंग, देन G मीन्स द ग्रोथ, देन R मीन्स द राइपनिंग। तो ये एक ट्रिक है जो गेहूं में टेम्परेचर से रिलेटेड याद करनी है आपको। तो जैसे पहला जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण, तो अंकुरण कब हो रहा है? नवंबर महीने में हो रहा है। तो नवंबर महीने को दिसंबर महीने से आप कंपेयर करो कि तापमान कब जो है कम रहेगा, कब ज्यादा रहेगा। जब नवंबर को दिसंबर से कंपैरिजन करेंगे तो अपने को यह देखने को मिलेगा कि नवंबर का तापक्रम दिसंबर से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि गेहूं के अंकुरण के लिए तापक्रम ज्यादा चाहिएगा, गेहूं के अंकुरण के लिए तापक्रम ज्यादा चाहिएगा। और वो कितना चाहिएगा जर्मिनेशन के लिए? वो चाहिएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिएगा? 20 से 25। उसके बाद टिलरिंग यानी कल्ले फूटना, और कल्ले फूटना किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कल्ले फूटना, बहुत सारे लोग सुनते हैं भाई टिलरिंग एक प्रोसेस होती है, टिलरिंग एक प्रोसेस होती है, यानी कल्ले फूटना एक प्रोसेस होती है। कल्ले फूटना किसे कहेंगे? तो बेसिकली यहां पे इसको मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे ये आपकी भूमि की सतह होगी, ये आपकी भूमि की सतह होगी, और बीज अपन ने कहां डाला है? बीज अपन ने डाला है यहां पर भूमि के अंदर। अब इसका जैसे ही अंकुरण होगा, यहां पे शीर्ष जड़ का निर्माण होगा, उसके बाद ऊपर से इसके सूट का इस प्रकार से निर्माण होगा। तो आप यहां पे आप देखते हो कि गेहूं के पौधे में आपने देखा हो तो उस केस में यहां पर क्या होगा कि इसकी भूमि की सतह से यहां से बहुत सारे इस प्रकार से कल्ले फूटेंगे, इस प्रकार से एक ही जगह से जो है वो उसका अपन कहें कि अलग अलग प्रकार के कल्ले फूटते हैं, यानी टिलर्स निकलते हैं। ये जो फुटान होती है एक ही बीज से, उसको अपन बोलते हैं कल्ले फूटना या टिलर्स के नाम से जानते हैं। और ये ग्रेमिनी कुल की फसलों की एक मुख्य विशेषता है। ये कल्ले फूटना जो है ग्रेमिनी कुल की फसलों की एक मुख्य विशेषता है। लेकिन अपवाद भी है, यहां पर अपवाद भी हैं, अपवाद भी हैं। अपवाद कौन कौन है? मक्का, मेज जिसमें कल्ले नहीं फूटते हैं, ग्रेमिनी कुल में आता है। ज्वार जो ग्रेमिनी कुल में आता है लेकिन कल्ले नहीं फूटते हैं। बाजरा जो ग्रेमिनी कुल में आता है लेकिन कल्ले नहीं फूटते हैं। तो ये सारे जो हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, ये नॉन टिलरिंग, बिना कल्ले फूटने वाली अनाज वाली फसल भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो कल्ले किस किस में फूट रहे हैं? तो कल्ले किस किस में फूट रहे हैं? कल्ले फूटने की प्रक्रिया गेहूं के अंदर देखने को मिलेगी, आपको जौ के अंदर देखने को मिलेगी, और चावल के अंदर मुख्यतया देखने को मिलती है। तो ये कल्ले फूटने की प्रोसेस इसके अंदर होती है। तो जब ये कल्ले फूटेंगे तो जो अंकुरण हो गया वह आपका, आप सपोज करो कि नवंबर महीने के अंदर अंकुरण हो गया, फिर अपन दिसंबर महीने की ओर जाते हैं। तो दिसंबर की ओर जाते हैं तो नवंबर से कम तापक्रम रहता है, तो आपको टेम्परेचर कम करना है। अंकुरण के लिए कितना लिया था? 20 से 25। तो अब आप कम करिए, वो उसके कल्ले के लिए होगा, क्योंकि तापमान वैसे दिसंबर में कम रहता है नवंबर की अपेक्षा। तो कम कितना करेंगे? तो कम यहां पे होगा आपका 16 से 20। कितना होगा? 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आपके कल्ले फूटने का तापक्रम। फिर अपन दिसंबर से जनवरी की ओर जाते हैं, है ना। और जनवरी और फरवरी में उसकी क्या होगी? एक प्रकार से उसकी वृद्धि हो रही होगी, उसकी ग्रोथ हो रही होगी, ग्रोथ यानी कि उसकी वृद्धि हो रही होगी। तो उस दौरान टेम्परेचर क्या होगा? हल्का सा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वह कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर लास्ट जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब फरवरी में तापक्रम बढ़ा है, तो क्या मार्च में कम रहेगा? क्या नहीं रहेगा ना, और बढ़ेगा ना। तो लास्ट चीज उसकी आती है राइपनिंग यानी कि परिपक्वता। तो परिपक्वता पे तापमान और ज्यादा होगा, और वह कितना हो जाएगा आपका? 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। तो ये अनुकूल तापक्रम है। अब इसको याद रखने का आसान सा तरीका है, भाई अपन ने ये डिसाइड किया या अपन ने ये सोचा कि भाई नवंबर में कैसी जलवायु थी या मौसम कैसा था, तापक्रम कैसा था, फिर दिसंबर में कैसा हुआ, जनवरी में कैसा हुआ, उस हिसाब से अपन साइकोलॉजिकली ये सोच के जो है इस प्रश्न का आंसर अपन दे सकते हैं। तो दो चीजें अपन यहाँ पे सीखते हैं कि एक तो जलवायु कैसी, और जलवायु के अंदर पर्टिकुलरली तापक्रम जो है गेहूं के लिए कितना चाहिए, वो इस स्लाइड के अंदर अपन ने देखने का प्रयास किया। अब यही बात जो है अपन आगे इस स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। यस, जलवायु की बात कर रहे थे, तो जलवायु की अपन बात करें तो सबसे पहले वानस्पतिक वृद्धि के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ठंडी और नम जलवायु, कोल्ड एंड मॉइस्ट, बता दिया आपको किस वजह से होगी। जनन और पुष्पन के लिए गर्म और शुष्क जलवायु यानी कि हॉट एंड ड्राई, ये भी बात अपन कर चुके हैं। उसके बाद आता है तापक्रम को याद रखने की ट्रिक, देयर इज द GTGR, और पहला जी का अर्थ होता है यहां पर जर्मिनेशन, अंकुरण। कितना है? 20 से 25। देन द कल्ले फूटना, कल्ले फूटने के लिए 16 से 20, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्टार लगा देना आप, जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद वृद्धि के लिए 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपको ध्यान रखना है। पकते समय 23 से 25 डिग्री,
अब इसमें गेहूं की वृद्धि पुष्पन अवस्था पर कम तापक्रम होता है, यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तो बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, जो भी आपको ध्यान रखना है। तो गेहूं के केस में टेम्परेचर की GTGR ट्रिक आपको ध्यान रखनी है और टेम्परेचर आपको यहां पे ये ध्यान रखना है। इसके अलावा गेहूं के केस में जो अपन नॉर्मली जो बोलते हैं कि टेम्परेचर जो होता है कम से कम कितना हो तो गेहूं की वृद्धि होती रहेगी, अधिक से अधिक कितना हो तो वृद्धि होती रहेगी, और ऑप्टिमम टेम्परेचर या इष्टतम तापक्रम कितना होना चाहिए। तो ये 3 यूनिट भी आपको यहां पे ध्यान होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गेहूं के केस में बेस टेम्परेचर या अपन कहें आधार तापक्रम कितना होना चाहिए, या जिसे अपन दूसरी भाषा में बोल सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर। क्या बोल सकते हैं? मिनिमम टेम्परेचर अर्थात न्यूनतम तापक्रम कितना होना चाहिए। तो गेहूं के केस में न्यूनतम तापक्रम जो माना गया है कि भाई इतना कम टेम्परेचर होगा तो भी गेहूं की वृद्धि होती रहेगी, तो कम से कम कितना तापक्रम हो तब गेहूं की वृद्धि होती रहेगी, तो वो बेसिकली होता है आपका 3.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर एग्जैक्ट पूछ ले कि गेहूं के लिए बेस टेम्परेचर कितना है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि बेस या आधार तापक्रम गेहूं के लिए अगर आपको पूछेगा तो उस केस में आपका आंसर जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रेंज में पूछेगा तो 3.5 से 5। तो गेहूं कौन सी ऋतु की फसल हुई? गेहूं ही आपके रबी ऋतु की फसलों में। तो अगर नॉर्मल अगर शब्द पूछ ले कि रबी ऋतु के लिए बेस टेम्परेचर क्या होगा, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन अगर यही प्रश्न आपको एग्जामिनर अगर पूछ ले कि खरीफ की फसलों के लिए, किसके लिए? खरीफ के लिए, और खरीफ में बेसिकली चावल के लिए पूछ सकता है, मक्का के लिए पूछ सकता है, तो उसके लिए बेस टेम्परेचर कितना होता है? उसके लिए बेस टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए न्यूनतम तापक्रम या आधार तापक्रम 3.5 से 5.5 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना आवश्यक होता है। अब उसके बाद बात करें कि अधिक से अधिक तापक्रम कितना होगा तो अभी गेहूं वहां पर सर्वाइव कर जाएगा। तो अधिकतम तापक्रम की बात करें, अधिकतम तापमान अर्थात मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिक से अधिक कितना तापक्रम होगा तो भी गेहूं की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कम से कम 3.5 से 5.5 या 4 डिग्री से, और अधिक से अधिक 35 डिग्री। तो अब इन दोनों के बीच का जो रेंज है उसे अपन बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर आपको एक ही टेम्परेचर याद रखना है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं इष्टतम तापक्रम। इष्टतम तापक्रम यानी कि एक जो नॉर्मल वृद्धि के लिए या अच्छी वृद्धि के लिए इतना तापक्रम अगर रहता है तो गेहूं की वृद्धि अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। तो इष्टतम तापक्रम जो गेहूं का माना गया है वह माना गया आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 3 केसेस भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई बेस टेम्परेचर या मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और इष्टतम कितना होना चाहिए। यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रश्न, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें बेस टेम्परेचर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। खरीफ में कितना रखता है, खरीफ में कितना होना चाहिए 10, और रबी में कितना होना चाहिए 4। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन जो पॉइंट अपने सामने आता है वो आता है मृदा, कि गेहूं के लिए कैसी मृदा चाहिए। तो मृदा का केस अगर अपन यहाँ पे देखें तो बेसिकली ज्यादातर फसलों के लिए जो मृदा चाहिए वो चाहिए आपकी दोमट मृदा, और दोमट को अंग्रेजी में बोलते हैं लोमी सॉइल। कौन सी सॉइल बोलते हैं? लोमी सॉइल। और लोमी सॉइल या दोमट मृदा जो होती है वो खेती के लिए सबसे बेस्ट मृदा मानी गई है, जिसे हिंदी में कच्छारी मृदा एक शब्द और आता है। कौन सा शब्द आता है? कच्छारी। तो कच्छारी और दोमट का अर्थ एक ही होता है, यानी जिसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों के लक्षण जो है समान मात्रा में होते हैं, उसे दोमट या कच्छारी या लोमी मृदा के नाम से जानते हैं, और जो खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा के रूप में मानी जाती है। सर्वोत्तम मृदा, बेस्ट सोइल्स मानी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो एक नॉर्मली हो गया कि उसके टेक्सचर के आधार पर, मृदा का जो कणाकार होता है उसके आधार पर लोमी मृदा बेस्ट मानते हैं। लेकिन अगर मृदा संरचना की बात करते हैं, उसके आधार पर खेती के लिए जो बेस्ट मृदा जो मानी जाती है वो आपकी क्रम्बी। कौन सी? क्रम्बी जो स्ट्रक्चर होता है, क्रम्बी जो संरचना वाली जो मृदा होती है वो खेती के लिए बेस्ट मानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। कणाकार के आधार पर, सोइल टेक्सचर के आधार पर दोमट मृदा या कच्छारी मृदा खेती के लिए बेस्ट रहती है। और अगर मृदा की संरचना या स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो क्रम्बी जो स्ट्रक्चर होता है, यानी गोल गोल छोटे छोटे दानानुमा जो संरचनाएं होती है वो खेती के लिए बेस्ट मानते हैं। तो गेहूं के लिए जो है दोमट मृदा, लोमी मृदा जो है खेती के लिए बेस्ट मानते हैं, और जिसमें जल निकास जो हो प्रॉपर हो वह मृदा इसके लिए बेस्ट रहेगी।
उस मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो गेहूं के लिए पीएच एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो गेहूं के लिए खेती के लिए पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में जो इसका मृदा का पीएच मान है, वह मृदा गेहूं की खेती के लिए बेस्ट मानी जाएगी। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं कि गेहूं की जो अपन खेत है उसको अपन जब तैयार करेंगे, यानी कि जब अपन बात करें कि बेसिकली इससे पहले जो आपने खरीफ की फसल ली, उसके बाद उस खेत की आप अच्छे से जुताई कर लोगे, और जुताई करने के बाद अगर आपको पता है कि उस खेत के अंदर या उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो है दीमक की समस्या रहती है। किसकी समस्या रहती है? दीमक की अगर समस्या रहती है, अगर गेहूं में दीमक की अगर समस्या रहती है, टर्माइट का अगर अटैक रहता है, तो अंतिम जुताई के समय आपको खेत में कीटनाशी डालने की आवश्यकता होती है। और उस केस में आप याद रख सकते हो क्यूनॉल फॉस 1.5% ग्रेन्यूल्स जो होता है, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त मानी गई है। अंतिम जुताई के समय अगर इसको खेत में मिला देते हैं तो उस खेत में दीमक की समस्या आपको जो है नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर खड़ी फसल में अगर दीमक आ जाएगी तो उस केस में क्लोरपाइरिफॉस से ड्रेंचिंग अपन करते हैं गेहूं में, जिसकी मात्रा 4 लीटर प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। और अगर अपन बात करें तो जब बीज बुआई कर रहे होते हैं, अगर आपने भूमि में ये क्विनोलफॉस नहीं डाला है तो उस केस में आप बीजोपचार कर सकते हो। और बीजोपचार करने के लिए भी अपन क्लोरपाइरिफॉस 20 जैसे कि 4 ml मात्रा प्रति किलो बीज से बीजोपचारित करके ही बुआई करने का काम अपन इसमें करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद बात करें बुआई का समय, बुआई के समय की बात करें तो बुआई का सबसे उपयुक्त समय जो गेहूं में माना गया है वह नवंबर के पहले सप्ताह से तृतीय सप्ताह के मध्य, पहले सप्ताह से तृतीय सप्ताह, इसको एक शब्द और बोल सकते हैं, नवंबर का पहला पखवाड़ा, नवंबर का पहला पखवाड़ा, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर। पखवाड़ा अर्थ होता है एक वर्ष, एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन के। तो पहला यानी कि जो 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, टोटल 4 सप्ताह होते हैं एक महीने के अंदर। अब जिसके अंदर 2 सप्ताह एक तरफ आ रहे हैं, एक सप्ताह ही दूसरी तरफ जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं पहला पखवाड़ा जो है नवंबर में, यह बुआई का सर्वोत्तम समय है। गेहूं की बुआई का जो सर्वोत्तम समय जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वह आपका नवंबर का पहला सप्ताह से तृतीय सप्ताह जो है वह इसकी गेहूं की बुआई का सर्वोत्तम मानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं केसेस के अंदर अपन देखें तो गेहूं की बुआई के लिए समय कुछ अलग अलग भी होता है। जैसे मैं यहां पे बात करूं कि गेहूं जो है अगर अपन असिंचित अर्थात अनइरिगेटेड, यानी कि जहां पे सिंचाई के साधन नहीं है या पानी की कमी है, वहां पे अगर अपन गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उस केस में गेहूं की बुआई कब करनी चाहिए? तो इसकी बुआई करनी चाहिए 15 अक्टूबर से लगाकर 15 नवंबर के मध्य। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य जो है गेहूं की बुआई कर ली जाती है असिंचित क्षेत्रों में। लेकिन जहां पे एरिया सिंचित है, लेकिन अगर आप वहां पे करना चाह रहे हो अगेती बुआई, क्या करना चाह रहे हो? अगेती बुआई करना चाह रहे हो, अर्ली सोइंग अगर आप करना चाह रहे हो, तो अर्ली सोइंग गेहूं की कब मानी जाती है यह भी अपनों को पता होना चाहिए। तो ये अर्ली सोइंग मानी जाती है आपके 25 अक्टूबर से 7 नवंबर के मध्य अगर गेहूं की बुआई की जा रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे? अगेती बुआई कहेंगे। लेकिन अगर अपन बात करें कि नॉर्मल जो सामान्य समय पर बुआई की बात करते हैं, समय पर बुआई की जब बात करते हैं, जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी देखी है, टाइमली सोइंग की अपन बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं की समय पर बुआई कब मानी जाती है? नवंबर के पहले सप्ताह से तीसरे सप्ताह के मध्य में जो बुआई की जाती है वह समय पर बुआई मानी जाती है। लेकिन अगर बात करें गेहूं की जो पछेती बुआई है, लेट सोइंग की बात करते हैं अपन, तो पछेती बुआई गेहूं की अपन कब मानेंगे? तो पछेती बुआई मानेंगे अपन नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के पहला सप्ताह के मध्य में जो बुआई की जाती है उसे पछेती बुआई के नाम से जानते हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग है जो आपको यहाँ पे बताया, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है? समय पे बुआई वाला, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो नवंबर के पहले सप्ताह से तीसरे सप्ताह या नवंबर के पहले पखवाड़े में इसकी बुआई करते हैं, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे जो अपन नेक्स्ट वन जो अपन यहाँ पे बात करते हैं वह बुआई की बात होगी। गेहूं की बुआई हेतु सर्वाधिक प्रचलित कृषि यंत्र कौन सा है? किस यंत्र से गेहूं की बुआई करते हैं? तो इसके लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो है वह इसके लिए सबसे बेस्ट माना गया है, जो आपको यहां पे ध्यान होना है। सीड कम फर्टिलाइजर,
यानी बीज और फर्टिलाइजर दोनों ही साथ जो है बुआई के समय दिए जाते, उसे सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा यहाँ पे समझते हैं कि वैसे बुआई की एक प्रकार की मशीन है जिसको बुआई के लिए, गेहूं के लिए अपने भारत देश में ज्यादातर काम में लेते हैं अपन कतारों में बुआई के लिए। तो ये मशीन जो होती है बुआई हेतु जो मशीन काम में लेते हैं, यानी मशीन्स फॉर सोइंग जो अपन यहाँ पे काम में लेते हैं, बेसिकली ये दो प्रकार की होती है। एक होता है सीड ड्रिल, एक तो होता है आपका सीड ड्रिल, और दूसरा होता है आपका सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। सीड ड्रिल और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो सीड ड्रिल का जो उद्देश्य होता है उसमें केवल सीड की बुआई, सीड सोइंग ओनली, केवल बीज की बुआई करने के लिए सीड ड्रिल काम में लेंगे। लेकिन सीड कम फर्टिलाइजर अर्थात सीड एज वेल एज फर्टिलाइजर को दोनों को ही साथ क्या करना, सोइंग उनकी करनी, यानी खेत में डालना। तो उसके लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल काम में लेते हैं। बेसिकली इसमें मीनिंग यहां पर यह निकलता है कि जो सीड ड्रिल होती है उसके पीछे का अगर अपन बॉक्स देखते हैं तो वह एक सिंगल ही होता है जिसमें जो है बीज डाला जाता है। लेकिन सीड कम फर्टिलाइजर का अगर बॉक्स देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से दो पार्टीशन उसके अंदर होते हैं। एक पार्ट होता है सीड के लिए और एक पार्ट होता है फर्टिलाइजर के लिए, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो बेसिकली गेहूं की बुआई के समय अपन कहते हैं कि आधा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पोटेशियम जो है बुआई के समय बेसल डोज के रूप में देना चाहिए। तो इसीलिए जो है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। लेकिन बहुत सारे किसान क्या सीड ड्रिल में ही जो है बीज को डाल के उसी के अंदर फर्टिलाइजर डाल के बुआई करते हैं। ये गलत विधि है, क्योंकि सीड ड्रिल में कभी भी फर्टिलाइजर मिक्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि फर्टिलाइजर क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, रासायनिक प्रकृति का होता है, और अगर वह बीजों के साथ ही अगर मिक्स कर दिया है तो वह बीजों के अंकुरण पर जो है बुरा प्रभाव डालता है, बीजों के अंकुरण को कम कर देता है। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से अगर बुआई करते हैं तो यहां पर बीज और जो आपका उर्वरक है वो अलग अलग स्थान पर गिरता है, क्योंकि अलग अलग बॉक्स के अंदर वो भरा रहता है। तो उस केस में अपन कहेंगे कि उस केस में क्या होगा, आपका बीज पर उर्वरक का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, अंकुरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसको और अच्छे तरीके से अपन समझते हैं कि बेसिकली अगर अपन फसल की बुआई करते हैं, जैसे ये आपकी भूमि की सतह होगी, ये आपकी भूमि की सतह होगी, यहां पे अपन बीज और उर्वरक जो है साथ साथ अगर बुआई कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। सबसे पहला कंडीशन कि ये आपका बीज है, ये आपका बीज है, इसके पास में आपका क्या हो गया, उर्वरक उसके साथ है। पहली कंडीशन ये मान लो। दूसरी कंडीशन अपन यहां पे देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन यहां पे क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका उर्वरक यहां पर है, भूमि में यहां पर गिरा है और बीज यहां पर गिरा है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो तीसरी कंडीशन इस केस में होगी जो अपन यहां पे डिस्कस करें, तो तीसरी कंडीशन होगी कि यहां पर जो आपका बीज जो है वो आपका यहां गिरा है और आपका उर्वरक जो है यहां गिरा है। तो तीन कंडीशनें आपको देखने को मिल रही है। तो पहली कंडीशन कब देखने को मिलेगी, पहली कंडीशन जब देखने को मिलेगी जब आप बुआई के लिए क्या ले रहे होंगे, सीड ड्रिल, और उसी सीड ड्रिल के अंदर बीज और उर्वरक दोनों को मिक्स करके डाल रहे हो तो दोनों साथ साथ गिर सकते हैं, और साथ साथ गिर जाएंगे तो बीज के अंकुरण पर उर्वरक विपरीत प्रभाव डालेगा और बीज का अंकुरण कम हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये कंडीशन तो उपयुक्त नहीं है, ये कंडीशन सही नहीं मानी गई, जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा कंडीशन अपन यहां पे देखते हैं, तो क्या जो आपका सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आप ले रहे हो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल अगर आप ले रहे हो और उसमें अगर आपने ध्यान नहीं रखा है, ध्यान क्या नहीं रखा है कि बीज वाला जो बॉक्स था उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया, फर्टिलाइजर वाला जो बॉक्स था उसमें आपने बीज डाल दिया, तो उस केस में उल्टी कंडीशन बन जाएगी। और उल्टी कौन सी बनेगी कि उस केस में उर्वरक ऊपर की साइड गिर जाएगा और बीज नीचे की साइड गिर जाएगा। तो ये एक विपरीत कंडीशन बन जाएगी और इस केस में क्या होगा, उर्वरक को बीज नहीं ले पाएगा, क्योंकि बीज जो यहां पर है उसकी जड़ तो नीचे की ओर जाएगी ना, कि ऊपर की ओर जाके उर्वरक को लेने का काम करेगी। तो यह परिस्थिति भी सही नहीं मानी जाती है। तो इस केस में ध्यान रखना है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से अगर अपन बुआई कर रहे हैं तो बीज को बीज वाले बॉक्स में, अर्थात जो बीज थोड़ा उथला या ऊपर की साइड गिराने का काम करे, और उर्वरक को उर्वरक वाले बॉक्स में यानी कि जो भूमि में थोड़ा गहराई में डालने का काम करे। तो यह कंडीशन सबसे बेस्ट मानी जाती है। और अगर आपको परीक्षा में पूछे कि बीज और उर्वरक के साथ में बुआई की जा रही है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में, तो उस केस में बीज कहां गिरना चाहिए और उर्वरक कहां गिरना चाहिए, तो बीज ऊपर गिरना चाहिए
और उर्वरक उससे नीचे की साइड में यानी थोड़ा अधिक गहराई पर गिरना चाहिए, वही आपका सबसे बेस्ट माना जाता है। और इसीलिए ये कार्य करने के लिए अपन सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो है बेस्ट मशीन मानते हैं, और गेहूं की बुआई के लिए भारत में सर्वाधिक इसी को काम में लिया जा रहा है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहां पर क्या है, बीज के नीचे की साइड में उर्वरक थोड़ा अधिक गहराई में गिरा है, तो बीज की जैसे भी जड़ निकलेगी और वो उस उर्वरक को ग्रहण कर सकती है, इसलिए सबसे बेस्ट मानते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन आपके सामने आता है बीज दर। गेहूं की बीज दर की बात करें तो अलग अलग कंडीशन आपको यहां पे बता रखी है। सबसे पहले बात करते हैं समय पर, अगर आप बुआई कर रहे हो तो समय पर बुआई कर रहे हो तो बीज दर इसकी रखते हैं 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉर्मली जो बुआई करते 100 किलोग्राम इसकी बीज दर रखते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें देरी से बुआई कर रहे हो और समस्याग्रस्त है, यानी लवणी क्षारीय मृदा है वहां पर, तो उस केस में बीज दर इसकी रखी जाती है 125 किलोग्राम, 125 किलो बीज पर हेक्टेयर लेते हैं। डिबलर के द्वारा डिबलर यानी कि एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें प्रत्येक बीज, एक इंडिविजुअल बीज जो है भूमि के अंदर बोने का काम करते हैं। तो यहां पे एक प्रोसेस यानी बीज बोने की प्रक्रिया डिबलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डिबलिंग कहलाती है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है डिबलिंग क्या है, तो डिबलिंग एक बुआई की प्रक्रिया है जिसमें डिबलर के द्वारा बीजों को बोते हैं, और इसमें बीज दर कम चाहिए, 25 से 35 किलोग्राम ही बीज दर की आवश्यकता पड़ती है। शून्य बहुपरिष्करण, जहां पे कोई बहुपरिष्करण जुताई उताई नहीं करते, सीधी बुआई करते हैं, तो वहां पे बीज दर कितनी चाहिए? 140 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर काम में ली जाती है, जो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें संकर गेहूं, जो जापान में एक हाइप्रेक्स नाम की वैरायटी निकली, उसके लिए बीज दर है 65 केजी पर हेक्टेयर काम में ली जाती है, जो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर्ब, जो गेहूं के बुआई की एक नवीन तरीका है जिसमें पानी की बचत होती है, दैट इज द फरो इरिगेटेड राइज्ड बेड सिस्टम। इसकी बीज दर एग्जाम में पूछी जाती है, 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें बीज दर ली जाती है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहां पे एक पॉइंट और छूट गया है, और वो है अगर छिटकवा विधि। कौन सी विधि? छिटकवा विधि से अगर बुआई कर रहे हैं, छिड़काव अगर कर रहे हैं, ये तो सारी कतारों की बात हो गई। उसके बाद छिटकवा विधि यानी ब्रॉडकास्टिंग अगर की जा रही है, ब्रॉडकास्टिंग छिटकवा विधि से बुआई कर रहे हैं, तो उस केस में बीज दर कितनी काम में लेंगे? तो उस केस में लेंगे 125 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो भी आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बीज दर है, एक तो सामान्य समय पर बुआई करने के लिए कितनी बीज दर चाहिए, डिबलिंग के लिए कितनी बीज दर चाहिए, और उसके बाद फिर्ब में कितनी चाहिए, और छिड़कवा में कितनी चाहिए, ये आपको यहां पर गेहूं के केस में ध्यान रखने प्रति हेक्टेयर बीज दर है। उसके बाद आता है ज्यामिति। तो ज्यामिति क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है। तो ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति इट मींस द स्पेसिंग की बात करें, तो इसका मीनिंग यहां पर क्या निकलता है, ये जब बात आती है जब अपन यानी कि बुआई कर रहे हैं लाइनों के अंदर, कतारों के अंदर जो बुआई करते हैं, उसी के अंदर ज्यामिति को फॉलो करेंगे। जैसे बेसिकली मैं यहां पे बात करूं कि जैसे पर्टिकुलर ये कोई आपका खेत है, ये पर्टिकुलर कोई खेत है, इसमें आप जो है मशीन से सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से आप बुआई कर रहे हो, इस प्रकार से आपने कतारों में बुआई कर डाली, ये इस प्रकार से बुआई कर डाली। अब बुआई यहां पर जो आपने की है, इस केस में जो आपके गेहूं के पौधे हैं वो कुछ इस प्रकार से अपन यहां पे डिनोट कर सकते हैं। यहां पे आपका गेहूं का पौधा हो गया, यहां 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 इस प्रकार से, क्योंकि इसमें सारा एकदम एग्जैक्ट बीज जो है वहां पर एक प्रकार से मेंटेन रहेगा। हो सकता है कोई बीज, दो बीज पास में भी गिर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है यहां पर। तो ज्यामिति में इसमें ये है कि यहां पे आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि यहां पे ये जो ये एक कतार है, ये क्या है? कतार है, एक प्रकार की रो है, कतार है। तो यहां पे अगर अपन बात करें कि ये जो कतार है, इस कतार से यानी ये बीच की जो दूरी है ये कितनी होनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी। इट मींस रो टू रो डिस्टेंस इसको बोलते हैं, या शॉर्ट में इसको R इंटू आर लिखते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात अपन यहां पे करें तो जहां पे एक कतार के अंदर जो दो पौधे हैं, जैसे ये एक पौधा, ये एक दूसरा पौधा, तो इन दोनों के मध्य में जो ये दूरी है यहां पे और यहां पे, इन दोनों के मध्य में जो दूरी है, इसे क्या बोलेंगे? पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी। इट मींस प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, इसे P इंटू पी भी कहते हैं। अब ये दोनों जो पौधे से पौधे और कतार से कतार के बीच की दूरी को संयुक्त रूप से अपन क्या कहेंगे? ज्यामिति कहेंगे। इट मींस द रो और प्लांट की डिस्टेंस कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब गेहूं के केस में जो ये रखी जाती है बेसिकली सामान्य तौर पर जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो कतार से कतार की दूरी जो रखते हैं वह रखते हैं 22.5 सेंटीमीटर। ये अक्सर एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सामान्यतया कतार से दो कतारों के मध्य में दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी जो है सामान्यतया रखते हैं 10 सेंटीमीटर, जो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कतार से कतार वाली जो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहां पे बात करते हैं कि नॉर्मली जो समय पे अपन बुआई कर रहे हैं, तो उस केस में समय पर बुआई करने पर कतार से कतार यानी रो टू रो जो है वह आपकी 22.5 सेंटीमीटर, जो ही एग्जाम में पूछते हैं। इसके बाद पौधे से पौधा 8 से 10 दे रखा है, प्लांट टू प्लांट, तो 10 सेंटीमीटर नॉर्मली मानते हैं। लेकिन अगर आप देरी से बुआई कर रहे हो तो उस केस में कतार से कतार की दूरी आपकी कम हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और पौधे से पौधा आपकी 10 सेंटीमीटर ही रखी जाती है, जो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हो गया बीज दर और ज्यामिति का केस जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन जो आपके सामने आता है वह आता है गहराई, कि बीज की जो बुआई की जो गहराई है वह कितनी रखेंगे। तो गहराई गेहूं कितना गहरा डालेंगे, यह प्रांकुर चोल की लंबाई अर्थात कोलियोप्टाइल की लंबाई, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, कोलियोप्टाइल की लंबाई पर निर्भर करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कोलियोप्टाइल क्या होता है, तो इसको समझने के लिए अपने को अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, ये जैसे हो गया आपकी भूमि की सतह, सोइल सरफेस, भूमि की सतह। अब अपन ने फसल की बुआई कहां की, भूमि के अंदर। तो जैसे बेसिकली मैं यहां पे बात करूं, ये गेहूं का आपका बीज आ गया, ये आपने बुआई की गेहूं का बीज ये पड़ा है। अब इस बीज पर दो बिंदु होते हैं, बीज पर दो बिंदु होते हैं, एक बिंदु यहां पे और एक बिंदु सपोज करो यहां पे है। तो ये जो दो बिंदु हुए हैं यहां पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। तो इसमें क्या होता है, हो सकता है ये अपोजिट भी हो, लेकिन इन दोनों बिंदुओं में अगर अपन बात करें तो जो एक बिंदु है जिसे अपन बोलेंगे प्लूमूल, क्या बोलेंगे, प्लूम्यूल, और दूसरा बिंदु जिसे बोलेंगे अपन रेडिकल, क्या बोलेंगे, रेडिकल। तो दो बिंदु है बीज पर, एक तो प्लूमूल कहा जाएगा, एक रेडिकल कहा जाएगा। अब इस बीज के जैसे संपर्क में नमी आएगी, मॉइस्चर आएगा, पानी आएगा, तो इम्बाइबिशन की प्रोसेस होगी, अंतःशोषण की प्रोसेस होगी, और उसके दौरान क्या होगा, उसमें जिब्रेलिक अम्ल एक्टिवेट होगा, और जिब्रेलिक अम्ल एक्टिवेट होने की वजह से सबसे पहले क्या होगा, रेडिकल वाले स्थान से जड़ निकलेगी। क्या निकलेगी, रेडिकल वाले स्थान से जड़ का निर्माण होगा, सबसे पहले रूट निकलेगी, जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्लूमूल जो है वहां से उसका तना निकलेगा, शूट निकलेगा, जो भी आपको यहां पे पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि शुरुआत में जो जड़ निकली है रेडिकल से और जो शूट निकला है प्लूमूल से, इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक कवच होता है, एक आवरण होता है। जैसे मैं यहां पे बात करूं कि जो आपकी जड़ निकली है इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण इस प्रकार का होता है, जो उसको सुरक्षा करने का काम करता है। तो ये जो सुरक्षात्मक कवच जो होता है, सुरक्षात्मक कवच जो होता है, प्रोटेक्टिव जो लेयर जो होती है जड़ के चारों ओर, जो शुरुआती अवस्था में देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो शुरू में तना जो निकला है उसके ऊपर भी एक सुरक्षात्मक कवच होता है, यहां पर भी एक सुरक्षात्मक कवच होता है, शुरुआत में होता है, बाद में तो फिर ये समाप्त हो जाता है। तो यहां पर जो सुरक्षात्मक कवच होता है, सुरक्षात्मक कवच, प्रोटेक्टिव लेयर, और उसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। तो अब जो आपने गेहूं की बुआई की है वो कितना गहरा आप बीज डालोगे वो डिपेंड करता है कि ये कोलियोप्टाइल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोलियोप्टाइल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना इसकी लंबाई है, उसके आधार पर। अगर कोलियोप्टाइल की लंबाई जो है वह कम है और आपने अधिक गहरा अगर बीज डाल दिया तो वो बीज कभी बाहर नहीं आ पाता है। तो ये डिसाइड कौन करता है कि कोलियोप्टाइल कितना लंबा है उसका, उस पर्टिकुलर किस्म का, ये डिसाइड करता है जो वैज्ञानिक इस किस्म को निकालता है, गेहूं के अलग अलग किस्मों को निकालता है, तो वो सबसे पहले यही अध्ययन करता है उस बीज को रिलीज करने से पहले कि कितना उसकी कोलियोप्टाइल की लेंथ होगी। उसके आधार पर ये कहा जाता है गेहूं को इतनी बुवाई पर, उसकी गहराई पर बुवाई करनी चाहिए। और सामान्यतया औसतन यह प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि सामान्य तौर पर औसत जो ऊंचाई होती है या औसत जो लंबाई मानी गई है कोलियोप्टाइल की वह कितनी मानी गई है, एवरेज जो लेंथ मानी गई है कोलियोप्टाइल की वह कितनी मानी गई है, अगर परीक्षा में पूछ ले आपसे तो 5 सेंटीमीटर मानी गई है। कितनी मानी गई है, 5 सेंटीमीटर, जो बोनी किस्म है उसमें। इसीलिए अपन कहते हैं गेहूं की बुवाई की गहराई 5 सेंटीमीटर रखते हैं। क्यों, क्योंकि कोलियोप्टाइल की लंबाई कितनी मानते हैं, औसत
5 सेंटीमीटर मानते हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि गेहूं की बुआई की गहराई कितनी रखनी चाहिए, तो वो 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, क्योंकि कोलियोप्टाइल की जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है बोनी किस्मों के अंदर, मैक्सिकन गेहूं के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे बात करें, जो पुरानी की जो किस्में थी वो लंबी किस्में थी, टॉल वेराइटीज थी, उस केस में गहराई ज्यादा रखते थे क्योंकि वहां पे कोलियोप्टाइल की लेंथ ज्यादा हुआ करती थी। तो वो टॉल वेराइटीज के केस में जो है वो 8 से 9 सेंटीमीटर, और बोनी जो किस्में हैं, ड्वार्फ जो वेराइटीज हैं, जो आजकल मैक्सिकन वेराइटी या टिटिकम एस्टिमम के जो बात कर रहे हैं, इस केस में 5 सेंटीमीटर जो है इसकी गहराई रखी जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बोनी किस्मों वाला, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद आता है बीजों का बीजोपचार। और बीजोपचार गेहूं में नहीं, सभी फसलों में बीजोपचार करने की सलाह दी जाती है। और बीजोपचार का तरीका भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। तो बेसिकली बीजोपचार का जो तरीका है वह है FIR। वैसे FIR जो है पुलिस थाने से संबंधित है। जैसे कई बार कोई आपसे झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मुकदमा जो करवाया जाता है उसको FIR के नाम से जानते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो पहली बार जो व्यक्ति जाके थाने में अपनी बात रखता है उसको FIR कहते हैं। तो FIR जो है ये फसल के केस में भी लागू होती है। तो यहां पर जो FIR जो अपन बोल रहे हैं, यहां पर F का अर्थ होता है फंजीसाइड। क्या अर्थ होता है? फंजीसाइड, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन कवकनाशी या फफूंदनाशी। उसके बाद सेकंड वन जो पॉइंट आ रहा है आई का अर्थ यहां पे निकलता है इंसेक्टिसाइड, अर्थात कीटनाशी, जो नाशी कीटों को मारने का काम करे। और फिर यहां पे लास्टली जो आपके सामने आ रहा है वह आ रहा है आपका आर यानी होता है राइजोबियम कल्चर। और बेसिकली आप जानते हो कि राइजोबियम जो कल्चर होता है, राइजोबियम जो होता है वह बेसिकली दलहनी फसलों में काम में लेते हैं। तो यहां पे गेहूं दलहनी नहीं है, तो यहां पे शब्द लेंगे अपन कल्चर, लेकिन वहां पे ट्रिक में आ रहा है, तो उससे आप परेशान नहीं हो, वहां पे राइजोबियम नहीं लेना है। आप कहीं गेहूं के बीजों को राइजोबियम से उपचारित नहीं कर दे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसमें सिर्फ कल्चर शब्द काम में आएगा, भले ट्रिक में आर आ रहा है, लेकिन यहां पे आर का मीनिंग कल्चर लेंगे, ना कि आर लेंगे राइजोबियम लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे कवकनाशी के रूप में कौन सा कवकनाशी जो है गेहूं के बीजों को उपचारित करने के लिए, वैसे ज्यादातर फसलों में यही कवकनाशी काम में लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं? थायरम हो गया, केप्टान हो गया, बाविस्टिन हो गया, थायरम, केप्टान, बाविस्टिन, कार्बेंडाजिम, इनको काम में लेते हैं। इनकी 2 से 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से जो है कवकनाशी के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं, डिपेंड करता है उस फसल में कौन सा कीट लगता है। और अपन गेहूं की बात कर रहे हैं, और गेहूं के केस में कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है? उसकी जड़ों को दीमक, टर्माइट का नुकसान ज्यादातर देखने को मिला है। और उस केस में अपन दीमक से नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 cc की 4 ml मात्रा प्रति किलो बीज से बीजोपचारित करके बुआई करने की सलाह देते हैं। उसके बाद अपन कल्चर के रूप में, आर के तौर पे कल्चर के रूप में इसमें कौन सा कल्चर काम में लेते हैं? तो एजेटोबैक्टर कल्चर काम में लिया जाता है। एजेटोबैक्टर कल्चर को काम में लेंगे। और एजेटोबैक्टर कल्चर का एक पैकेट 200 ग्राम का आता है, तो इसके 3 पैकेट, जिसका वजन हो जाएगा इसका 600 ग्राम। तो बेसिकली कोई सी भी आप फसल ले लो, उसमें 3 पैकेट यानी 600 ग्राम मात्रा ही कल्चर के काम में लेते हैं, चाहे वो राइजोबियम हो, चाहे एजेटोबैक्टर हो, एजोस्पाइरिलम हो, सभी में 3 पैकेट काम में लेते हैं। तो यहाँ गेहूं है, तो यहाँ पे कौन सा कल्चर काम में लेते हैं? तो एजेटोबैक्टर। अब ये तीनों सीक्वेंस से उपचारित करते हैं। अब उपचारित करने का तरीका क्या है, ये भी बेसिकली थोड़ा बहुत अपने को मालूम होना चाहिए। तो यहां पे अपन देखते हैं कि बीजोपचार का जो तरीका होता है, बेसिकली किसी भी फसल के अंदर अपन बात करें सीड ट्रीटमेंट का, तो इसमें अपन कह रहे हैं FIR विधि से बीजोपचार करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लगभग औसत आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहले अपन क्या लेंगे? पानी लेंगे। क्या लेंगे? पानी लेंगे। और पानी की मात्रा डिपेंड करती है बीज का आकार कैसा है। नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर पानी लिया जाएगा। अब इस पानी को गर्म किया जाएगा, किसी बर्तन में लेके गर्म करेंगे। फिर इस पानी में, गर्म हो रहे पानी के अंदर अपन क्या मिला देंगे? गुड़ मिला देंगे, जगरी उसके अंदर ऐड कर देंगे। और गुड़ सामान्यतया नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको, ये लेंगे अपन 150 से 200 ग्राम। 1 हेक्टेयर के बीजों की बात कर रहे हैं अपन, 150 से 200 ग्राम आपने, पानी गर्म हो रहा है उसमें गुड़ मिला दिया। जब वो गुड़ जो है उस पानी के अंदर अच्छे तरीके से घुल जाए, उसके बाद उस पानी को अपन ठंडा होने देंगे। क्या होने देंगे? उस पानी को, गुड़ सहित पानी वाले को अपन क्या होने देंगे? थोड़ा ठंडा होने देंगे, कूल होने देंगे। लेकिन ज्यादा ठंडा भी नहीं होने देंगे। जब हल्का हल्का सा वह गर्म रहे, हल्का सा वह पानी गर्म रहे, तब उसको क्या करेंगे? जिन बीजों को उपचारित करना है उन बीजों को किसी बर्तन के अंदर ले लिया जाएगा और उस बीजों के ऊपर हल्का हल्का उसको छिड़का जाएगा। बीजों पर छिड़काव जो है उसका, उस गुड़ युक्त पानी का हल्का हल्का छिड़काव किया जाएगा।
अब गुड़ है, गुड़ आप जानते हो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो वो बीजों पे चिपक जाएगा, उस पानी को चिपकाने का काम करेगा। अब फिर आप वहां पे क्या करोगे, सबसे पहले आप जो तरीका यहां पे काम में लेंगे, उसके बाद पानी, ये गुड़ युक्त पानी छिड़कने के बाद FIR तरीका काम में लोगे। FIR में क्या करोगे, सबसे पहले फंजीसाइड का पैकेट खोलोगे, उसके ऊपर आप छिड़क दोगे, अच्छे से मिक्स कर दोगे। फिर इंसेक्टिसाइड का पैकेट खोलोगे और उसको अच्छे से छिड़क के मिक्स कर दोगे। और लास्ट में आप R4 कल्चर यानी एजिटोबैक्टर का पैकेट खोलोगे और अच्छे से मिक्स कर दोगे। तो ये तरीका जो है बीजोपचार का काम में लेंगे। ये बीजोपचारित आपने कर लिया। उसके बाद उसको छाया के अंदर, कहां पर सुखाते हैं बीज को, छाया के अंदर, शेडी एरिया के अंदर, शेड के अंदर उसको सुखाया जाता है, क्योंकि गर्मी में नहीं सुखाएंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में आप कल्चर से उपचार किया। कल्चर जो होता है वो जैव उर्वरक होता है। कल्चर क्या है, जैव उर्वरक है। राइजोबियम कल्चर या एजिटोबैक्टर क्या है, जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। अगर धूप में सुखाएंगे तो वो कल्चर नष्ट हो सकता है, इसलिए छाया में सुखा दिया जाता है। अगर बीजोपचार सुबह किया है तो शाम को उसकी बुआई करेंगे, शाम को किया है तो सुबह बुआई करेंगे। तो ये केस आपको फॉलो किया जाता है। और बीज उपचारित करने के लिए सीड ड्रम भी आते हैं, और इवन हाथों से करें तो मुंह पे मास्क और हाथ में ग्लव्स और ये सारा पहन के ही जो है बीजोपचार करने की सलाह दी जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे गुड़ का क्या काम है। तो गुड़ क्या करता है, एक तो बीजों के ऊपर चिपकाने का काम कर रहा है, और दूसरा जो अपन यहाँ पे जैव उर्वरक ले रहे हैं उसके आहार का जो कार्य करता है, उसको पोषण देने का जो कार्य करता है वो गुड़ करता है। इसीलिए गुड़ को जो है वहां पे काम में लिया जा रहा है। अब बीजोपचार में क्या FIR से दूसरा तरीका, यानी कि अपन कोई सा भी पैकेट डाल के उसके ऊपर बीजोपचार करके बुआई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। यही तरीका आपको काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो सबसे लास्ट में अगर कल्चर को नहीं रखोगे या पहले ले लोगे, तो पहले लेने के बाद अगर आप फिर कीटनाशी या कवकनाशी से उपचार करोगे तो वह आपका जैव उर्वरक नष्ट हो सकता है। इसीलिए जैव उर्वरक को सबसे लास्ट में रखा जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। और यही तरीका हर फसल में फॉलो करते, पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर कल्चर से उपचारित करने का काम करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। बीजोपचार की बात अपन ने यहाँ पे कर ली कि बीजोपचार जो है गेहूं के केस में अपन जो है वैसे फंजीसाइड सभी में सेम रहेंगे। इंसेक्टिसाइड में गेहूं में चेंज है, क्योंकि गेहूं में दीमक लगता है, क्लोरोपाइरिफॉस लेंगे, और इसमें कल्चर के रूप में एजिटोबैक्टर कल्चर को काम में लिया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन आता है गोबर की खाद या जीवांश खाद कितनी लेनी चाहिए। तो यह लगभग फसलों हेतु या अपन कहें कि गेहूं के केस में जो आपको यहाँ पे काम में लेनी है कि गोबर की खाद की अपन बात करें तो 15 से 20 टन कितने लेंगे, 15 से 20 टन। और ऐसा कहते हैं कि 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 3 वर्ष में एक बार खेत में गोबर की खाद डालनी चाहिए। वंस इन 3 ईयर में। गन्ने में ज्यादा लेते हैं, 25 से 30 टन लेते हैं। उद्यान वाली फसलों में 20 से 25 टन लेते हैं। उर्वरक की बात करें कि एनपीके कितना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों का कितना प्रयोग करना चाहिए, तो बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो सिंचित कंडीशन की अपन यहाँ पे बात करें, और सिंचित केस ही मैक्सिमम एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जो है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास जो है वह 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यही जो एनपीके है, यही एनपीके यानी कि 120 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बहुत सारी फसलों के अंदर यही रेशियो अपन काम में लेते हैं। कौन कौन सी फसल के अंदर लेंगे, सबसे पहले गेहूं के अंदर एनपीके पूछेंगे तो अपन यही कहेंगे। इसके बाद संकर मक्का के अंदर आपको पूछेंगे तो यही एनपीके काम में आएगा। इसके बाद चावल में भी यही आएगा। इसके बाद गन्ना में भी यही आएगा। हल्का फुल्का चेंज मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम में आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब एक केस और आपको ध्यान रखना है कि सिंचित में जितना उर्वरक देते हैं उसका आधा अपन किसमें देते हैं, असिंचित में देते हैं। लगभग अप्रोक्सीमेट, कहीं पे एकदम एग्जैक्ट तो नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जैसे यहां पर नाइट्रोजन 60, फास्फोरस 40, पोटास 20। अब कहीं कहीं पर जिंक की कमी भी देखी गई है, तो उसके लिए जिंक का प्रयोग जो है जिंक सल्फेट के रूप में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है गेहूं में प्रयोग में लिया जाता है, जो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पे बात करें कि ये उर्वरक जो देने का जो तरीका है वह क्या होना चाहिए। क्या सारे एक साथ दे देते हैं, नहीं। ज्यादातर फसलों में या मैक्सिमम फसलों में अपन क्या कहते हैं कि जो नाइट्रोजन जो होता है उसके तो टुकड़े करने चाहिए, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम तो बुआई के समय ही दे देते हैं। और बुआई के समय जो भी उर्वरक देते हैं वह बेसल डोज कहलाती है, जो भी आपको यहां पे मालूम होना चाहिए। तो उर्वरक देने का तरीका गेहूं के केस में नाइट्रोजन की आधी मात्रा, यानी कि अपन 120 किलोग्राम नाइट्रोजन बोल रहे हैं, तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन अपन यहीं पे दे देंगे, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन। फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा, और फास्फोरस की कितनी थी, या थी 60 किलोग्राम, और पोटास की कितनी थी, 40 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम
जो पोटाश है वो बुआई के समय ही दे देते हैं और उसे बोलते हैं बेसल डोज। क्या बोलते हैं? बेसल डोज। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई सीड ड्रिल के अंदर काम में लेंगे, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, तो वहां साथ में दे देंगे, तो वो बेसल डोज के रूप में जाना जाएगा। आधी नाइट्रोजन की जो मात्रा बची है, यानी 60 किलोग्राम और बची है, 60 तो दे दी, 60 बची है, तो उसको दो भागों में विभक्त करेंगे और दो समान भागों में, यानी पहली देंगे 30 किलोग्राम और दूसरी भी देंगे कितनी? 30 किलोग्राम। तो पहली कब देंगे? पहली सिंचाई के समय। और पहली सिंचाई कब करते हैं? सिंचाई वाला टॉपिक अभी आगे आ रहा है, वहां पे बात करेंगे। फिर दूसरी सिंचाई से पहले आप इतनी दे दोगे 30 किलोग्राम। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन को जो है 3 बार जो है गेहूं की फसल में दिया जाता है, जो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, और वो आता है फिर्ब। तो ये गेहूं की बुआई का एक अत्याधुनिक तरीका है, गेहूं की बुआई का आधुनिक तरीका, आधुनिक बुआई की विधि है, मॉडर्न मेथड है गेहूं की बुआई का, फिर्ब मेथड। फिर्ब की फुल फॉर्म पहले देखिए, दैट इज द फरो इरिगेटेड कुंड सिंचित रेज्ड बेड सिस्टम। रेज्ड यानी होता है ऊपर उठा हुआ, बेड यानी क्यारी, सिस्टम यानी कि पद्धति। यहां पे अपन समझते हैं, जैसे बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ये आपका खेत हो गया, अब इस खेत के अंदर अपन क्या करते हैं? गेहूं की फिर्ब विधि से बुआई करनी। तो इसमें फिर्ब विधि से बुआई करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर बनाएंगे कुछ बेड्स। जैसे ये बेड बना दी एक मैंने, फिर दूसरी बेड मैंने यहां पे बना दी, फिर तीसरी बेड मैंने यहां पे बना दी, ये बेड बना दी। ये सारी क्या है? ये सारी आपके सामने क्या है? ये है एक बेड, ये भी है बेड, ये भी है बेड। और बेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्यारी। क्या बोलते हैं? क्यारी। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो बेड आपने बनाई है, ये जो तीनों बेड आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताई है, ये तीनों बेड जो है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये ऊपर उठी हुई, यानी जो दूसरी जो भूमि की सतह है उसे रेज्ड, ऊपर उठी हुई, और ऊपर उठी हुई कितनी होगी? 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, है ना? ये ऊपर उठी हुई, हल्की हल्की मिट्टी थोड़ी ऊपर उठा रखी इसकी। अब इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं? फसल की बुआई कर देते थे कतारों के अंदर। यहां पर गेहूं की बुआई कर देंगे कतारों के अंदर, इस प्रकार से। ठीक इस क्यारी के अंदर भी अपन कर देंगे ऐसे बुआई। ये आपने गेहूं की बुआई कतारों के अंदर कर दी, यहां पे भी आपने बुआई कर दी कतारों के अंदर। अब फिर क्या करेंगे? अब इसमें अगर पानी देना है तो पानी देने के लिए इसके पास का क्षेत्र जो थोड़ा नीचा है, और नीचा कौन सा वाला भाग है? ये वाला भाग, ये वाला भाग। तो ये वाला जो भाग है जो आपको नीचा दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग, जिसे अपन बोलेंगे फरो। क्या बोलेंगे? फरो, जिसे हिंदी में कुंड कहा जाता है। जो थोड़ा नीचा वाला भाग, निचला भाग होता है, थोड़ा उठा हुआ नहीं होता है, एक नाली नुमा होता है। इतनी नाली तो बहुत गहरी होती है, हल्का हल्का सा उथला सा होता है। तो ये नीचे वाला भाग है। तो अब आपको अगर सिंचाई देनी है तो सिंचाई देने के लिए अपन पानी यहां पे देंगे। तो पानी यहां पे देंगे तो यहां से ये क्या होगा? उस क्यारी के अंदर उसकी भूमि की, उसकी जड़ों की सतह तक पानी चला जाएगा। तो इस केस में पूरा खेत आपका ऊपर से गीला नहीं दिखेगा, तो भी सिंचाई यहां पर हो जाती है। तो इसमें पानी की बचत हो रही है। किसकी बचत हो रही है? पानी की बचत हो रही है। और गेहूं की बुवाई की अत्याधुनिक विधि है, इसमें पैदावार भी काफी अच्छी मिलती है। तो ये फिर्ब विधि के नाम से जानते हैं, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो आपका गेहूं आपको दिखाई दे रहा है, ये कहां पर है? बेड के ऊपर। ये बीच में क्या है? फरो, कुंड है, इसमें पानी देते हैं, इसमें पानी देते हैं, इसमें पानी देते हैं। ये फरो मेथड आपको यहाँ पे बता रखा है। तो इसमें बीज दर कितनी रखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें बीज दर जो रखते हैं 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये गेहूं की बुआई का अत्याधुनिक मॉडर्न टेक्निक है, जिसमें पानी की भी बचत होती है और पैदावार भी अधिक मिलती है। बेसिकली इसमें क्यारी कितनी चौड़ाई की होनी चाहिए? 37.5 सेंटीमीटर, और फरो कितनी चौड़ी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। तो टोटल फरो और बेड कितनी हो जानी चाहिए? आपकी 67.5। और कितनी बेड जो है, अपन कहे बेड में भी जो है लंबाई जो है उसके, या अपन कहे कि बेड जो है वो आपकी 90 से 120 सेंटीमीटर तक भी अपन चौड़ी बना सकते हैं। तो ये डायमेंशन आपको यहाँ पे ध्यान खैर नहीं रखना है, ये कोई नहीं पूछेगा। आपको ये पूछेगा भाई फिर्ब की विधि कहां पे काम में लेते हैं? तो फिर्ब विधि जो होती है गेहूं के अंदर काम में लेते हैं। पानी की बचत करता है, बीज भी कम चाहिए, पैदावार भी इसमें ज्यादा मिलती है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, और नेक्स्ट वन जो आता है गेहूं के केस में,
और वो आता है गेहूं में सिंचाई। काफी महत्वपूर्ण है और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फसलों में जो कृत्रिम रूप से जो पानी देते हैं उसी को अपन सिंचाई कहते हैं, और गेहूं जो है वह आपकी रबी ऋतु की फसल है, तो इसमें सिंचाई की बड़ी महती आवश्यकता होती है। और गेहूं के केस में सिंचाई की अगर अपन बात करें तो गेहूं की जो जलमांग होती है, गेहूं की जो जलमांग होती है वह होती है 450 से 650। तो गेहूं की जो सिंचाई की अपन बात कर रहे हैं, इरिगेशन की अपन बात करें, तो गेहूं की जो जलमांग जो मानी जाती है, गेहूं की जो जलमांग या वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो 450 से 650 mm होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब गेहूं में सिंचाई की कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती है, और क्रांतिक अवस्थाओं से तात्पर्य क्रिटिकल स्टेजेस जो अपन बोल रहे हैं, यानी उस अवस्था पर अगर पानी नहीं दिया जाता है तो गेहूं की पैदावार के अंदर बहुत ज्यादा कमी अपने को देखने को मिलती है। तो गेहूं की फसल में कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती है? क्रांतिक अवस्थाएं अर्थात क्रिटिकल स्टेजेस। तो गेहूं के केस में क्रिटिकल स्टेजेस को याद रखने की एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज द CTJ FMD। देखो FMD नाम का एक रोग होता है पशुओं के अंदर, फूट एंड माउथ डिजीज, खुर पका मुंह पका। वैसे पशुपालन में इसका भी एक क्वेश्चन आता है, FMD रोग किससे होता है? वायरस से होता है। तो FMD तो आपको याद है, और CTJ मेरी तरफ से याद रख लो आप। तो CTJ FMD गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। अब ये कितनी हुई? सी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती है? 6 होती है, जो आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब इन 6 का मीनिंग क्या निकलता है, तो इसको अपन यहां पे लिखते हैं CTJ FMD। 1 by 1 बात करते हैं। तो सबसे पहले सी की बात करते हैं, तो सी की बात यहां पे करते हैं, तो C4 होता है CRI। क्या होता है? CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन यानी कि शीर्ष जड़ जमते समय, शीर्ष जड़ की फुटान, शीर्ष जड़ की फुटान या उसका आरंभन जो होता है वह CRI कहलाता है। उसके बाद सेकंड वन जो टर्म यहां पे आ रही है वह आ रहा है T4 होता है यहां पर टिलरिंग, अर्थात कल्ले फूटते समय, कल्ले फूटते समय। और कल्ले कैसे फूटते मैंने आपको पहले बता दिए कि भूमि की सतह से ही जो बहुत सारे उसके स्टेम्स या तने निकलते हैं, उनको कल्ले फूटना कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन जो आ रहा है J4 होता है जॉइंटिंग, जॉइंटिंग अर्थात गांठ बनते समय, गांठ बनते समय जब जॉइंट हो रहा हो तना तो उसको बोलेंगे जॉइंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट वन जो आ रहा है आपका F4 होता है यहां पर फ्लावरिंग। F4 क्या होगा? फ्लावरिंग अर्थात पुष्पन के समय, पुष्पन के समय। उसके बाद नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, दैट इज द M होता है मिल्किंग। क्या होता है? M फॉर मिल्किंग अर्थात एक प्रकार से कहें दूधिया अवस्था। और D फॉर डफ, दाना पकते समय। देन D फॉर डफ अर्थात दाना पकते समय। तो ये 6 अवस्थाएं होती है, और इन 6 अवस्थाओं के बारे में विस्तृत जो अध्ययन किया था वो डॉक्टर भारद्वाज ने किया था गेहूं के केस में, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इन 6 अवस्थाएं कब आती है, तो इनको याद रखने का आसान तरीका यही है कि जैसे जो आपकी शुरू की जो 5 है, शुरू की जो 5 यानी C से लगाकर M तक जो अवस्थाएं हैं, इसमें आपके 20 दिन का गैप होता है, 20 दिन का अंतराल होता है, 20 दिन का अंतराल होता है। लेकिन छठी अवस्था के अंदर 15 दिन का ही अंतराल आपको देखने को मिलेगा। इससे अपन निकाल सकते हैं, ये आसान सा तरीका। CTJ FMD याद है, शुरू के 5 में 20 दिन का अंतराल, उसके बाद लास्ट में 15 दिन का अंतराल ही होता है। तो कैसे होता है? तो पहली बात तो C कब आती है, तो C जो अवस्था आती है यानी CRI जो अवस्था आती है वो आती है 20 से 25 दिन बाद, बुआई के 20 से 25 दिन बाद आएगी। डेज आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के 20 से 25 दिन बाद। अब अपन कह रहे हैं 20 दिन का अंतराल, तो 20 से 25 में 20 जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा? 40 से 45। तो यानी कि टिलरिंग अवस्था कब आती है? बुआई के 40 से 45 दिन बाद, डेज आफ्टर सोइंग। उसके बाद वापस 20 जोड़ दो, तो जॉइंटिंग कब आएगी? तो जॉइंटिंग आएगी आपकी 60 से 65 दिन बाद। उसके बाद वापस 20 जोड़ दो, तो फ्लोरिंग कब आएगी? तो ये आएगी आपकी 80 से 85 दिन बाद। उसके बाद वापस 20 जोड़ दो, तो मिल्किंग या दूधिया अवस्था कब आएगी? तो ये आएगी आपकी 100 से 105 दिन बाद। अब 20 नहीं जोड़ना है, अब कितना जोड़ना है? 15 ही जोड़ना है।
तो 100 से 105 में अगर 15 जोड़ेंगे तो उसमें डफ स्टेज आएगी, और डफ स्टेज कितनी हो जाएगी? 115 से 120 दिन बाद। तो यह अवधि याद रखने का सबसे आसान तरीका है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो सीआरए का क्वेश्चन का अक्सर एग्जाम के अंदर आता है, जिसे अगर रेंज में पूछे तो ये कब आती है, तो 20 से 25 दिन पर आती है बुआई के। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि एग्जैक्ट कितने दिनों पे आती है, तो उस केस में अपन कहेंगे 21 दिन। तो गेहूं में सीआरए अवस्था 21वें दिन आती है, ये काफी महत्वपूर्ण है और सिंचाई के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट मानी गई है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज या सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता सीआरए पर ही होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो गेहूं में क्रांतिक अवस्थाएं 6 होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। लेकिन क्या सभी किसान इन 6 अवस्थाओं पे पानी दे पाता है? नहीं दे पाता, इतना पानी उसके पास होता ही नहीं कई बार। तो अगर सपोज करो कि किसान केवल एक ही बार पानी देना चाह रहा है गेहूं को, तो वह कब देगा? ऐसी कंडीशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर एक बार ही पानी देना चाहता है तो उस केस में उसको सिंचाई करनी चाहिए कौन सी अवस्था पर? सी अवस्था पर, अर्थात उसको सीआरए अवस्था पर ही सिंचाई करनी चाहिए, यानी 20 से 25 दिन के मध्य में। लेकिन अगर किसान के पास 2 पानी उपलब्ध है तो सी के बाद टी यहां पे नहीं करना है, सीधा जे पे आ जाना है, यानी सीआरआई और जॉइंटिंग। और जॉइंटिंग कई बार ऑप्शन में नहीं आता है, मैक्सिमम में नहीं आता है, वह आता है सीआरआई प्लस प्री फ्लोरिंग। देखो जे के बाद क्या आ रहा है? फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग में अपन अगर प्री लगा दे तो प्री किसको इंडिकेट करेगा? जॉइंटिंग को तो इंडिकेट कर रहा है। तो सीआरआई प्लस जॉइंटिंग भी बोल सकते हैं या सीआरआई प्लस प्री फ्लोरिंग भी बोले, तो 2 सिंचाई के लिए उपयुक्त अवस्था है। लेकिन अगर किसान 3 बार सिंचाई करना चाहता है तो फिर यहां पे आप एफ को उड़ा दो और सीधा एम पे आ जाओ। तो यानी कि उसको सीआरआई, जॉइंटिंग या प्री फ्लोरिंग देन मिल्किंग पर 3 सिंचाई कर सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है, 1 होगी तब कब करेंगे, 2 होगी तब कैसे करेंगे, 3 होगी तो कैसे करेंगे, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही बात यहां पे स्लाइड के अंदर दे रखी है कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं जो है वो 6 मानी गई है। इसके बारे में डॉक्टर बीएल भारद्वाज ने बताया है। इसको याद रखने की ट्रिक CTJ FMD है। FMD जो है पशुओं में होने वाला एक रोग है। उसके बाद C4 CRA स्टेज, शीर्ष जड़ फुटान के समय, जो कब आती है? 20 से 25 दिन बाद आती है। एग्जैक्ट कब आती है? 21वें दिन आती है। उसके बाद T4 टिलरिंग, यानी कल्ले फूटते हैं, यानी जो पौधा है ये जैसे आपका जड़ वाला भूमि की सतह है, यहाँ से बहुत सारे तने इस प्रकार से निकलेंगे, फुटान होगी, उसी को टिलरिंग कहते हैं अपन। और ये 40 से 45 दिन बाद आती है बुआई के। उसके बाद J4 जॉइंटिंग, जॉइंटिंग को और क्या बोलते हैं? बूटिंग स्टेज भी बोलते हैं, जब गांठ बन रही होती है तने के अंदर, 60 से 65 दिन पर आती है बुआई के। उसके बाद F4 फ्लोरिंग, पुष्पन बनते समय, और ये बेसिकली आती है 80 से 85 दिन बाद, जो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद M4 मिल्किंग, दूधिया अवस्था, और जो होती है इसमें 100 से 105 दिन बाद आती है बुआई के। उसके बाद आता है D4 डाफ, दाना पकते समय, और ये अवस्था आती है 115 से 120 दिन बाद। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं और 6 में अगर अलग अलग स्थितियां बनती है यहाँ पर, तो कब सिंचाई देते हैं? जैसे किसान के पास एक ही सिंचाई, जल मांग कितनी होती है? 450 से 650 में आपको बता चुका हूं। एक ही सिंचाई हो तो कब देनी है? सीआरआई अवस्था पर देनी है। जब 2 सिंचाइयां हो तब कब देनी है? ये भी आपको बता दिया। पहला तो देना है सीआरआई पर, और दूसरा देना है लेट जॉइंटिंग या प्री फ्लोरिंग, ये दूसरी सिंचाई की अवस्था। और इसमें प्री फ्लोरिंग अक्सर एग्जाम में आता है सीआरआई के साथ, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, पुष्पन से पहले और पुष्पन से पहले यानी कि जॉइंटिंग अवस्था पर। उसके बाद अगर 3 सिंचाइयां हो तो कब देनी है? तो पहले तो देते हैं अपन, कब देते हैं? सीआरआई पर देते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर देंगे। दूसरी लेट जॉइंटिंग या प्री फ्लोरिंग पर देंगे, और तीसरी कब देंगे? मिल्किंग पर देंगे। तो ये सारा ट्रिक से भी मैं आपको समझा चुका हूं, जो आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। तो ये था गेहूं का अपना दूसरा सेशन, दूसरा पार्ट, जिसके अंदर अपन ने गेहूं को जलवायु कैसी चाहिए, गेहूं के लिए तापक्रम कैसा चाहिए, गेहूं के लिए मृदा कैसी चाहिए, बुवाई कब करते हैं, बीज दर कितनी लेते हैं, कितनी गहरी बुवाई करते हैं, उसके बाद क्या ज्यामिति रखते हैं, उसके बाद उसमें अपन ने देखा खाद कितना चाहिए, उर्वरक कितना चाहिए उस फसल को। उसके बाद अपन ने यहाँ पे देखा कि गेहूं में सिंचाई जो है कब कब करते हैं, फिर विधि क्या है, वो सारा आज की क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया है। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो है अपन 3rd सेशन के अंदर देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।